इंडिया चाइना रिलेशंस, ये अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में डिस्कशन का टॉपिक रहा है। चाइना तो ऑफ कोर्स रहा ही है, बट यहाँ पे हम इंडिया चाइना रिलेशंस की बात कर रहे हैं। और सबसे मेन फोकस एरिया यहाँ पे है कि 1 अप्रैल 2020 में इंडिया के चाइना के साथ रिलेशंस के 70 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 70 ईयर्स मतलब हम काउंट कर रहे हैं फ्रॉम द ईयर ऑफ 1950 से लेके करंट ईयर 2020। अब हम सब ये सोच सकते हैं कि हमने 1950 से क्यों स्टार्ट किया। हमारे चाइना के साथ तो बहुत हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं। हमारी सिविलाइजेशन की बात करें तो दोनों इंडिया की और चाइना की बहुत ही ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस रही हैं। बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया आ चुके हैं। बहुत सारी डायनेस्टी के म्यूचुअल कनेक्शंस रहे हैं दोनों कंट्रीज़ के आसपास। फिर हम क्यों 1950 से स्टार्ट कर रहे हैं? वाई नॉट फ्रॉम एंशिएंट इंडिया एंड मिडाइवल इंडिया? सो यहाँ पे हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। इन 70 ईयर्स की जर्नी कैसी रही है, हर एक इम्पॉर्टेंट इवेंट को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन। सो टू बिगिन विद, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन था कि चाइना के साथ हमारे हिस्टोरिकल टाइज होने के बावजूद हम 1950 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस के बाद से क्यों स्टोरी अपनी स्टार्ट कर रहे हैं, 70 ईयर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हियर इज़ द आंसर एंड इट इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट आंसर। And answer is India was amongst the first countries to recognize People's Republic of China। और मज़े की बात ये है कि इंडिया फर्स्ट नॉन सोशलिस्ट कंट्री है जिसने चाइना को रिकग्नाइज़ किया था। अब इसका मतलब क्या हुआ? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इनकी गवर्नमेंट बनी, चाइनीज़ गवर्नमेंट, राइट। इसको ऑफिशियली इंडिया ने इन द ईयर ऑफ 1950 रिकग्नाइज़ किया कि हाँ चलो ये देश है चाइना और इनकी गवर्नमेंट है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ऐसा करने वाला नॉन सोशलिस्ट फर्स्ट कंट्री है इंडिया। इसलिए तब से हमारे ऑफिशियली रिलेशंस उनके स्टार्ट हुए फ्रॉम द ईयर ऑफ 1950, क्योंकि रिकग्नाइज ही 1950 से किया गया था। ओके तो पहले सारी स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं चाइना जो हमारा नेबरहुड कंट्री है वो हमसे कैसे अटैच्ड है। हम उनके साथ 5 स्टेट की बाउंड्रीज शेयर करते हैं, और वो स्टेट कौन कौन से हैं? दे आर जम्मू कश्मीर, देन कम्स हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड देन अरुणाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर जो अब स्टेट नहीं रहा, यहाँ पे आ जाता है लद्दाख, यूनियन टेरिटरी वाला रीजन। तो ये थोड़ी सी जोग्राफिकल लोकेशन हो गई। ये है इंडिया और उसके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आता है चाइना। चाइना के साथ हमारे 5 स्टेट्स बाउंड्री शेयर करते हैं, जिसको बेसिकली कहा जाता है मैक-मोहन लाइन। और यहाँ पे नॉर्थ पार्ट में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये चीज़ें आगे जाके और डिटेल में डिस्कस की जाएंगी, आप इसको ध्यान से देखिएगा। एंड देन इन द ईयर ऑफ 1954 पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ। 1950 में रिकग्निशन मिला, 1954 में पंचशील एग्रीमेंट। फ्रेंड्स ये लेक्चर सुपर इम्पॉर्टेंट इसलिए रहने वाला है क्योंकि इन 70 ईयर्स में इंडिया और चाइना के सारे इवेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। जो इवेंट आपको इंडिविजुअली भी ग्रुप डिस्कशन में पूछे जा सकते हैं, आपके लेक्चरेट में पूछे जा सकते हैं, या तो आपके इंटरव्यू में आपसे उसका ओपिनियन पूछा जा सकता है, जिसके लिए आप आंसर नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास एक्चुअल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ना हो, है ना। तो आई हैव रिसर्च्ड वेरी इन डेप्थ फॉर दिस। मैंने बहुत ढूंढा, उसके बाद मुझे कोई भी एक सोर्स नहीं मिला जहाँ पे मुझे सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके मिल जाए। हर एक चीज़ को मुझे अलग अलग सोर्सेस पे जाके ढूंढना पड़ा, पढ़ना पड़ा, या उसकी वीडियोस देख के नोट्स बनाने पड़े। तो आई हैव टेकन दिस इनिशिएटिव कि मैं सारे सोर्सेस को एक साथ एक पीडीएफ में अवेलेबल कराऊँ, और इसकी पीडीएफ आपको डिफेंस मेनिया ऐप पे मिल जाएगी फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में अंडर एसएसबी के फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, यू कैन सर्च इट आउट। ओके अब ये पंचशील एग्रीमेंट क्या है? पंचशील एग्रीमेंट
को हम अब ध्यान से देखें तो India's desired peaceful and friendly relation with all countries, particularly with the big powers and neighboring nations. While signing an agreement with China on April 28, 1954, India advocated adherence to 5 guiding principles, जिसको पंचशील एग्रीमेंट कहा गया। मतलब पंचशील एग्रीमेंट ये ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें इंडिया के टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल होते हैं कि इंडिया को एक पीसफुल वे में किसी भी कंट्री के साथ डील करना है, कोई भी बिग पावर हो उनके साथ एक न्यूट्रल रिलेशंस मेंटेन करने हैं। और ऐसे करके उन्होंने 5 रूल अडॉप्ट किए। अब वो 5 रूल कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले है म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, mutual non-aggression, mutual non-interference in each other's internal affairs, equality and mutual benefit, and लास्ट में peaceful coexistence। सबको हम ध्यान में रखें तो निचोड़ इसका यही निकल रहा है कि हम अपनी सीमाओं में खुश रहेंगे, आप अपनी सीमाओं में खुश रहो, आपके इंटरनल मैटर्स में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर मत करो। म्यूचुअल बेनिफिट की बात होगी, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, ओवरऑल पीसफुल को एग्जिस्टेंस रहेगा। ओके, एंड देन कम्स 1954 में पंचशील एग्रीमेंट के बाद 1955 में एक और कॉपरेशन साइन हुआ जिसका नाम है बांडुंग स्पिरिट ऑफ सॉलिडारिटी फ्रेंडशिप कॉपरेशन। ये इससे क्या बेनिफिट हुआ या तो इसका आउटकम क्या हुआ? इससे डीकोलोनाइजेशन हुआ कंप्लीट एशिया और कंप्लीट अफ्रीका का, जिसका रिज़ल्ट हुआ नाम की सिंथेसिस हुई। नाम क्या है? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है विथ पंचशील एग्रीमेंट। इसके भी 5 प्रिंसिपल्स आप देख सकते हो यहाँ पे। फर्स्ट है म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, पीसफुल एग्जिस्टेंस, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स एंड म्यूचुअल नॉन एग्रेशन। ये बांदुंग स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन से नाम की घटना हुई थी। ओके, ये हुआ था 1955 में। अब फास्ट फॉरवर्ड आता है 1962 में। तो 1962 में नाम के प्रिंसिपल्स हों या पंचशील एग्रीमेंट हो, चाइना ने उन दोनों चीज़ों का उल्लंघन करके एक वॉर छेड़ दिया जिसको सिनो इंडिया वॉर कहते हैं। सिनो इंडो वॉर। सिनो मतलब चाइना और इंडिया का वॉर हुआ 1962 में, जिसमें हमारी आर्मी प्रिपेयर्ड नहीं थी, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी ह्यूमन लॉस देखे गए। हमारे बहुत सारे आर्मी मैन मार्टियर हो गए इस वॉर में। तो दिस इज़ वेरी बैड अबाउट इंडिया चाइना वॉर। ओके, अब हम डिस्प्यूट्स देखेंगे। ये जो वॉर हुआ था उसके कुछ डिस्प्यूट्स देखेंगे इंडिया और चाइना के बीच क्या क्या है। मेजर हम यहाँ पे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को देखेंगे। सबसे पहले इंडिया अक्साई चिन जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है उसके लिए बहुत ज़्यादा लड़ता है। ठीक है, अक्साई चिन ये जम्मू कश्मीर वाले इलाके में है जो अब लद्दाख डिवीज़न में आता है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। राइट, ये लद्दाख है ना, लद्दाख का भी कुछ एरिया वो कहते हैं कि चाइना का पार्ट है। एंड देन कम्स सिक्किम में जो कि डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था। ये सारी चीज़ें आगे जाके भी डिस्कस होने वाली हैं। ये सिक्किम में डोकलाम हो गया। ये मैकमोहन लाइन जो अरुणाचल प्रदेश जिसको हम अपना बहुत ही इंटीग्रल स्टेट मानते हैं, चाइना कहता है अरुणाचल प्रदेश इज़ नथिंग बट साउथ तिब्बत को भी वो अपना चाइना ही मानते हैं। मतलब अरुणाचल प्रदेश चाइना का पार्ट है, एक सदर्न मोस्ट पार्ट है चाइनीज़ टेरिटरी का, ऐसा उन लोगों का कहना है। और तवांग रीजन, तवांग मतलब अरुणाचल प्रदेश में ही ये डिस्प्यूट चल रहा है। मैकमोहन लाइन की जो एक्सटेंट है, उनकी जो लिमिट है ये भी सेट नहीं है।
इंडियन एंड चाइनीज़ गवर्नमेंट के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, राइट। तो ये कुछ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स थे जो इंडिया और चाइना के बीच चल रहे हैं। लेकिन इन सबको दूर हटाने के बाद अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करें तो इन द ईयर ऑफ 2008 में एक बहुत अच्छी चीज़ हुई, a shared vision for 21st century of Republic of India and People's Republic of China। एक शेयर्ड विजन उन्होंने इनिशिएट किया इंडिया और चाइनीज़ गवर्नमेंट का, जिसमें बहुत सारे इकोनॉमिक टाइज, डिफेंस टाइज की बात की, ट्रेड को बूस्ट करने की बात की और कहा कि एशिया शुड बी दी कॉन्टिनेंट ऑफ 21st सेंचुरी। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब इंडिया और चाइना, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज़, इसमें एक साथ कॉपरेट करके आगे बढ़े, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। तो बेसिकली कन्वर्जेंस, जो दोनों के रिलेशन का कन्वर्जेंस होता है, वो 2008 से ज़्यादा फोस्टर होने लग गया। उसके बाद देखते हैं, लेकिन 2013 में वापस से शी जिनपिंग ने ये सेटअप किया। ये क्या है? OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जिसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी कहा जाता है। अब ये क्या है? लेट्स सी दिस। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। इट कंसिस्ट ऑफ बिल्ड ऑफ रेल रूट्स, highways, oil and gas pipelines and other infrastructure projects extending from China through Central Asia, Russia, West Asia and Europe। मतलब China is a manufacturing hub and these routes helps Chinese product to find new markets। ओके, अब थोड़ा सा मैप में देख के इसको समझते हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या तो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, ये चाइनीज़ गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। बेसिकली उनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन हो रही है सारे प्रोडक्ट्स की, बिकॉज़ वो टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी आगे हैं। बट अगर चीज़ें बन रही हैं तो उनको मार्केट भी तो चाहिए बेचने के लिए, तो ये नए रूट्स निकाल रहे हैं। रूट्स वो मैरीटाइम रूट्स भी हो सकते हैं, वो रेलवे रूट्स भी हो सकते हैं, हाईवे भी हो सकते हैं, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस भी हो सकते हैं। वो सारे रूट्स को अक्रॉस द ग्लोब कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कनेक्ट कर रहे हैं ताकि उनको नए मार्केट्स मिल सके। इसमें ये नए बेसिस भी बना रहे हैं, नए नेवल बेसिस, नए मिलिट्री बेसिस, जिनको वो नाम दे रहे हैं कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट होगा। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज़ को लोन भी दिया है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के नाम पे। ओके, ये इतनी सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, तो हमें कहाँ पे दिक्कत है? हम क्यों इसके अगेंस्ट चल रहे थे? ओके, अगेंस्ट हम इसलिए चल रहे थे बिकॉज़ OBOR या तो BRI का बहुत इंटीग्रल पार्ट है CPEC। CPEC मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना से निकलते हुए, काशगार से निकलते हुए पाकिस्तान के ग्वादार तक, यहाँ पे ग्वादार पोर्ट एक बनेगा, वहाँ तक एक रूट निकलेगा जो कि पार्ट होगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। चलो, इन दोनों की बात होगी। फिर भी इंडिया क्यों बीच में आ रहा है? इंडिया इसलिए बीच में आ रहा है क्योंकि इनका जो रूट है वो POK से होके निकलता है। POK इज़ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड इट इज़ पार्ट ऑफ इंडिया। ये यहाँ से निकल रहा है, तो हमारा ये कहना होता है कि CPEC वायलेट्स इंडिया सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी as it passes through part of Pakistan occupied Kashmir that belongs to India, and India cannot tolerate this intervention in nation sovereignty and टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। इसलिए इंडिया बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट है इस OBOR के। OBOR के और भी ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस देखे गए हैं कि नेशंस डेट ट्रैप में पड़ते जा रहे हैं। डेट ट्रैप में पड़ के उनको अपने ऑर्गेनाइजेशंस, इम्पोर्टेंट पोर्ट्स वगैरह लीज पे दे देने पड़ रहे हैं चाइना को। तो इट इज़ अ डेट ट्रैप स्ट्रैटेजी, एज वेल एज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल डैमेज भी देखा गया है। ऑल्सो वी हैव सीन दैट चाइना इज़ बीइंग एजर्टिव इन इंडियन ओशन रीजन, और वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है।
अब ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जितने भी बॉक्सेस बनाए हैं, ये सारे जो इवेंट्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये आपको अकेले अकेले भी पूछे जा सकते हैं एसएसबी में या तो रिटन एग्ज़ाम्स में, ठीक है। यहाँ पे मैं चीज़ों को, हर एक डॉट को कनेक्ट करते हुए चल रही हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू स्टडी बाय कनेक्टिंग दीज डॉट्स, है ना। ओके, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है, पहले मैप पे देख लेते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बेसिकली ये है, हर एक पर्ल जो है ना, वो एक पोर्ट बनाया गया है, एक चाइनीज़ या तो फिर चाइनीज़ मिलिट्री बेस बनाया गया है। इस तरह से बनाया गया है कि ये इंडिया को पूरा एनसर्कल करे, पूरी तरह से घेर ले इंडिया को, है ना, ताकि ये अपनी लिमिटेशंस इसकी कम होती जाए, इंडिया की लिमिटेशंस कम होती जाए और ये बुरी तरह से इंडिया को थ्रेटन कर सके। ओके, अब अच्छे से देखते हैं। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मेजर ऑब्जेक्टिव है टू एनसर्कल इंडिया थ्रू मेंटेनिंग एंड डेवलपिंग इट्स स्ट्रैटेजिक बेसेस इन कंट्रीज अराउंड इंडिया, which will help in confining India to its own land and limiting its influence on neighboring countries. This also provides China with an easy access and control over vast Indian Ocean. ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो उन्होंने लीज पे ले लिया है, यहाँ पे जिबूती ले लिया है, यहाँ पे म्यांमार में भी उनका प्रोजेक्ट चल रहा है, पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट तो ऑब्वियसली चल ही रहा है। तो दिस इज़ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। और अच्छी बात ये है, वी हैव समथिंग टू काउंटर इट। और ये जो चीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा कम हर्ड है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दी गई है, जो है नेकलेस ऑफ डायमंड। अब ये नेकलेस ऑफ डायमंड क्या है? नेकलेस ऑफ डायमंड ये इंडिया का इनिशिएटिव या तो इंडिया का पोटेंशियल प्रोजेक्ट है जो कि काउंटर करेगा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को। जैसे उन्होंने पर्ल्स बिछाए थे, पर्ल्स को हम चाइनीज़ पोर्ट्स कहते हैं, चाइनीज़ बेसिस बोलते हैं, वैसे हमने डायमंड्स बिछाए हैं। डायमंड्स कहाँ कहाँ हमने बिछाए हैं? जिस तरह से वो स्ट्रैटेजिक बेसिस बना रहा है, इंडिया ने भी स्ट्रैटेजिक बेसिस बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। लाइक वन इन एजाम्पशन आइलैंड सेशल्स में, है ना, हमने एक अपना मिलिट्री बेस बनाया है। ओमान में यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है चबार पोर्ट में, जो कि काउंटर करेगा ग्वादर पोर्ट को। फिर मंगोलिया में, जापान में, वियतनाम में, इंडोनेशिया में एंड सिंगापुर में, ठीक है। इस तरह से हम काउंटर करेंगे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को, है ना। हम भी दिखाएंगे भाई इंडिया कम नहीं है, चाइनीज़ आर्मी चाहे जितनी भी स्ट्रांग हो, बट वी आर नो लेस। ओके, देन नेक्स्ट कम्स इज नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट जो इंडिया और चाइना के बीच हुआ था, तो ये है डोकलाम स्टैंड ऑफ। डोकलाम एक्चुअली क्या है? डोकलाम एक प्लेट्यू है जो कि चाइना, इंडिया और भूटान के बीच में है, ये ट्राई जंक्शन में, है ना। यहाँ पे नथुला पास पड़ता है सिक्किम में, इंडियन टेरिटरी के अंदर। अब ये डोकलाम स्टैंड ऑफ है क्या? ओके, चाइना ये मानता है कि डोकलाम एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है चाइना और भूटान के बीच में, इसमें इंडिया का कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये लड़ाई है भूटान और चाइना के बीच में, हेंस चाइना ने ये कंसिडर किया है प्रेजेंस ऑफ इंडियन आर्मी इन द रीजन एज इंटरफेरेंस एंड ट्रांसग्रेशन। मतलब चाइना ये कहते हैं कि हमारी जो लड़ाई है भूटान से है, इंडियन आर्मी का यहाँ पे इंटरफेरेंस हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये एक ट्रांसग्रेशन माना जा सकता है। Okay, this disputed region is very close to India's Siriguri corridor or Chicken's Neck, which connects northeastern states to mainland India. Okay, हमारा इंटेंशन यहाँ पे भूटान की हेल्प करना क्यों है? इसके पीछे दो इंटेंशंस हैं। फर्स्ट इंटेंशन ये है कि भूटान के साथ हमारे हमेशा रिलेशंस बहुत अच्छे रहे हैं, हमसे कम वीकर जो स्टेट्स हैं, जो कंट्रीज़ हैं, उनकी हमेशा हेल्प की है। तो यहाँ पे तो भूटान की लड़ाई एक ग्लोबल पावर, इमर्जिंग ग्लोबल पावर चाइना के साथ है, तो ये इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भूटान की हेल्प करे, ठीक है, भूटान की हेल्प करें। एंड सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज़ कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर इंडिया का मैप बनाऊँ, ऐसे नॉर्थ ईस्ट एरिया बनाऊँ, यहाँ पे नेपाल, यहाँ पे सिक्किम आ जाता है, यहाँ पे भूटान, यहाँ पे डोकलाम स्टैंड ऑफ, ठीक है।
और यहाँ पे आता है ऐसे करके बांग्लादेश। तो यहाँ पे एक बहुत नैरो चैनल बन जाती है। नैरो चैनल जिसके इस साइड है इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और इस साइड है इंडिया का मेन लैंड, है ना। तो इन दोनों को जो कनेक्ट करती है उसको हम कहते हैं चिकन स्नेक या तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये इंडिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ ये एक ऐसी पतली लाइन है जिससे इंडिया के मेन लैंड को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कनेक्शन मिला है। अगर ये हट जाएगा, ये दोकलाम स्टैंड ऑफ और अंदर घुस जाएगा, अगर ये ब्लॉक हो गया सिलीगुड़ी कॉरिडोर, तो इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो इंडिया से दूर हो जाएंगे। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया। ओके, अब नेक्स्ट इशू की बात करें, चाइना इज़ ब्लॉकिंग इंडियाज़ बिड टू हैव परमानेंट सीट इन यूएनएससी। अब यूएनएससी क्या है? यूएनएससी इज़ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। उसके परमानेंट सीट के लिए इंडिया कितने सालों से अप्लाई कर रहा है, लेकिन चाइना अपना वीटो पावर यूज़ करके हर बार मना कर देता है। एनएसजी क्या है? न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप को अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं, उनके ऑफिशियल मेंबर बन जाते हैं, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो जाएंगे। हम न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ कर पाएंगे। न्यूक्लियर एनर्जी को हमारे डोमेस्टिक या तो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए हम यूज़ कर पाएंगे। बेसिकली एनएसजी साइन करने से एनएसजी और यूएनएससी दोनों साइन करने से इंडिया एक ग्लोबल पावर की तरह इमर्ज कर सकता है। बहुत सारे लोन्स एक्सेप्ट कर सकता है फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ एंड अपनी इकोनॉमी बूस्ट कर सकता है। लेकिन सारे जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन के हर बार इंडिया को सपोर्ट करता है, बट चाइना इज़ अगेंस्ट दिस। चाइना हर बार अपनी वीटो पावर यूज़ करके मना कर देता है। दिस इज़ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ऑल्सो चाइना ने मसूद अज़हर को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने से मना कर दिया था अपनी वीटो पावर यूज़ करने के बाद। मसूद अज़हर जो कि एक बहुत बड़ा टेररिस्ट है, जो हमेशा इंडिया और पाकिस्तान के टेंशन्स को अराइज़ करने में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। एंड फॉर द 4th टाइम चाइना ने इसको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने से मना कर दिया है। तो ये भी एक चीज़ है जो कि बहुत अगेंस्ट में जा रही है इंडिया के। ओके, इन सब के बावजूद 2018 में एक पॉजिटिव चीज़ हुई, वो हुई वुहान समिट। इसको वुहान स्पिरिट भी कहा जाता है, वुहान स्पिरिट, ठीक है। इट वॉज़ एन इनफॉर्मल मीटिंग, ठीक है। इसके मेजर टेक अवेज़ की हम बात करें तो दोनों देशों ने बात की, दे हैव डिसाइडेड टू इशू स्ट्रैटेजिक गाइडेंस टू देयर मिलिट्रीज टू स्ट्रेंथन कम्युनिकेशन। ट्रेड डेफिसिट जो आज के दिन में 50 बिलियन US$ से भी ज़्यादा है, उसको कम करने की बात की। अफ़गानिस्तान में एक जॉइंट प्रोजेक्ट बनाने की, कंस्ट्रक्ट करने की, डेवलप करने की बात की। तो दीज वर सम मेजर टेक अवेज फ्रॉम वुहान समिट। दिस वॉज द फर्स्ट इनफॉर्मल समिट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ओके, उसके बाद सेकेंड इनफॉर्मल समिट हुई ममलापुरम में। इनके कुछ मेजर टेक अवेज़ की हम बात करें तो है, फर्स्ट, हाई लेवल इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड ट्रेड डायलॉग टू बी हेल्ड। सेकेंड इज talk to be headed by Finance Minister Nirmala Sitharaman and Chinese Premier Hu Xinhua. Third is talk to enhance trade and cultural relations. कल्चरल रिलेशन की वजह से ही ममलापुरम में ये मीटिंग फिक्स हुई थी। ममलापुरम बिलोंग करता है पल्लवा डायनेस्टी से, और पल्लवा डायनेस्टी के बहुत ज़्यादा म्यूचुअल कनेक्शंस रहे हैं विद इंडिया एंड चाइना। इसके बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल रीजंस हैं कि वहाँ पे मीटिंग हुई थी, ठीक है। Fourth is exploring possibility of settling up manufacturing hubs. Fifth is China looking for Indian investment in pharma and IT sector. जैसे हम जान सकते हैं कि हमारा IT और हमारा फार्मा सेक्टर बहुत ही ज़्यादा बूमिंग इंडस्ट्री है, तो चाइना अगर उसमें इन्वेस्ट करे तो हमें भी कुछ फिनेंशियल सपोर्ट मिलेगा टू ग्रो लाइक एनीथिंग, राइट। फिर
तमिलनाडु एंड फुजियान टू बी सिस्टर स्टेट्स। सिस्टर स्टेट्स बहुत सिस्टर सिटीज़ भी हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। फुजियान एक प्रोविंस है चाइना का और तमिलनाडु जैसे आप जानते हो स्टेट है इंडिया का। दोनों को सिस्टर स्टेट्स कहा गया है। 7th एकेडमी प्रपोज टू स्टडी लिंक्स बिटवीन फुजियान एंड ममलापुरम, जैसे हमने डिस्कस किया था हिस्टोरिकल टाइज हैं। 2020 टू बी ईयर ऑफ इंडिया चाइना कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दोनों देशों के रिलेशंस को इम्प्रोवाइज करने के लिए टुगेदर द नेशन विल होस्ट 70 एक्टिविटीज़। क्यों? क्योंकि 70 ईयर्स पूरे हुए हैं। 10th इज एग्रीमेंट टू स्ट्रेंथन रूल्स बेस्ड ऑन मल्टी लैटरल ट्रेडिंग सिस्टम। मल्टी लैटरल ट्रेडिंग सिस्टम मतलब जो RCEP था, RCEP से इंडिया ने बैकड्रॉप ले लिया था क्योंकि वो चाइनीज़ की कुछ ट्रिक थी कि वो इंडियन मार्केट में फ्लॉरिश करना चाहते थे, इंडियन मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहते थे। तो इसके कुछ अच्छे रूल्स होने चाहिए ताकि म्यूचुअल बेनिफिट हो, है ना, किसी भी एक देश को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये उसके बैकड्रॉप में ये स्टेप लिया गया था। अब आगे देखते हैं। एक और दिक्कत हो गई थी लास्ट ईयर, आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया गया था बाय दिस रूलिंग पार्टी। अब भाई ये तो अपना इंटरनल मैटर है, इसमें चाइना को क्या दिक्कत आ गई? चाइना को इसलिए दिक्कत आई थी क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट था अब उसको तोड़ के यहाँ पे जो लद्दाख डिवीज़न बनाया है, लद्दाख डिवीज़न में इंक्लूड होता है अक्साई चिन। अक्साई चिन जो कि एक डिस्प्यूटेड रीजन माना जाता था। चाइनीज़ ये क्लेम करते थे कि अक्साई चिन इज़ पार्ट ऑफ चाइना। अब इंडिया ने इसको इंटरनेशनली डिक्लेयर कर दिया है कि लद्दाख में पड़ता है अक्साई चिन एंड इट इज़ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इसलिए चाइना को बहुत ज़्यादा बुरा लगा और उन्होंने ये कहा, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये स्टेटमेंट दिया था कि चाइना ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इट्स opposition to India's move to create a separate union territory of Ladakh, saying that there are areas of dispute between two nations which according to Beijing affects China's territorial integrity and sovereignty। अब वो ये कह रहे हैं कि चाइना की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, चाइना की सॉवरेनिटी को इंडिया ने भंग कर दिया है और ये बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है और वॉइड है। तो ये चीज़ इंडिया और चाइनीज़ के टेंशन को और इंक्रीज़ करने में भागीदार बनी थी। ओके, अब तो ये सारी बातें हो गई फैक्चुअल चीज़ें। अब हम कुछ अच्छे पार्ट को भी देखते हैं जो इंडिया और चाइना के बीच में हुआ। एक डिफेंस एक्सरसाइज चल रही है हैंड इन हैंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ट्रेड के बारे में बात करें तो इम्पोर्ट में इंडिया इज़ नंबर 1 इम्पोर्टर फ्रॉम चाइना और एक्सपोर्टर की बात करें तो हम नंबर 3 में आते हैं आफ्टर US एंड UAE, है ना, और थर्ड आता है चाइना। स्टार्टिंग में $3 बिलियन के ट्रेड हो रहे थे और आज के युग में इट इज़ मोर देन $100 बिलियन। तो इतना ट्रेड फ्लॉरिश हुआ है इन दोनों के बीच में। नो डाउट ट्रेड डेफिसिट $50 बिलियन से भी ज़्यादा है, जिस पे हमें एक्चुअली काम करने की ज़रूरत है। सिस्टर सिटीज़ की बात करें तो चेन्नई एंड चोंगयिंग, हैदराबाद एंड क्विंगडाओ, औरंगाबाद और डुनहोंग ये माने जाते हैं सिस्टर सिटीज़। और सिस्टर स्टेट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। म्यूचुअल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो ब्रिक्स है, SCO है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, G20, NDB, AIIB, BCIM, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसमें इंडिया और चाइना म्यूचुअली पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। मैंने आपको सारी फैक्चुअल चीज़ें बता दी कि इंडिया और चाइना के बीच में एग्जैक्टली क्या अच्छा क्या बुरा हुआ है। नाउ इट इज़ योर फूड फॉर थॉट, ये सोचने के लिए कि व्हाट आर द एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट। नो डाउट चाइना एक एजर्टिव देश है, एक बूमिंग
ग्लोबल पावर बनने जा रहा है एंड इट इज़ वेरी नेक्स्ट टू इंडियन टेरिटरी। तो ऐसे कौन से एरियाज़ हैं, एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट है जिसमें अगर दोनों देश साथ में मिलके चले तो उनका सपना हिंदी चीनी भाई भाई वाला जो नारा है वो पूरा हो सकता है। ऐसे कौन से एरियाज़ हैं? अकॉर्डिंग टू मी सबसे पहले ट्रेड डेफिसिट पे हम काम कर सकते हैं। ट्रेड डेफिसिट पे कैसे काम कर सकते हैं? जैसे आईटी सेक्टर है इंडिया का फार्मा सेक्टर है, वो बहुत ज़्यादा बूमिंग है, उसके एक्सपोर्ट्स इन चाइना में बढ़ाए तो इस ट्रेड डेफिसिट को कम किया जा सकता है। और WTO के गाइडलाइंस में कुछ हम इसकी रीड्राफ्टिंग कराए जिससे हम उनसे इंपोर्ट कम करें और एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, तो इस तरह से ट्रेड डेफिसिट कम हो सकता है। पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस ज़्यादा हो, जैसे कि टूरिज़्म में, मेडिसिन में, मेडिकल टूरिज़्म की बात करें तो उसमें फिल्म्स इंडस्ट्रीज़, बुद्धिज़्म जो कि वहाँ से ही इंडिया में आया है, तो पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस ज़्यादा होंगे तो रिलेशंस और भी इम्प्रोवाइज होंगे और जितने भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं उनको डिप्लोमेटिकली सॉल्व किया जाए। दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और जो भी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और मसूद अज़हर जैसे जो टॉपिक है उनको लॉजिकली सोचा जाए। बस पाकिस्तान को फेवर करने के लिए कोई भी चीज़ चाइना को नहीं लानी चाहिए। चाइना शुड एक्ट मैच्योर, उनको एक वीटो पावर मिला है यूनाइटेड नेशंस जैसे ऑर्गेनाइजेशन में, तो दे शुड एक्ट मैच्योर। किसी भी एक कंट्री की तरफदारी नहीं, एक न्यूट्रल डिसीजन लेने के लिए वी कैन सजेस्ट इट। So this is the end of our lecture. Hope you liked it. I'm signing off now. You write your opinion about areas of improvement in this particular subject. You will get that PDF in free study material section on Defense Mania app. So I'll see you guys very soon. Till then, good luck and Jai Hind.